चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज हम करेंगे स्थावर विष वाला चैप्टर को आगे कंटिन्यू। तो हमने स्थावर विषयों के अधिष्ठान पढ़े थे, और इस चैप्टर में क्योंकि स्थावर विषयों का ही विस्तृत वर्णन मिलेगा हमें, तो 10 अधिष्ठान कौन से हैं। 10 अधिष्ठान का मतलब है कि कौन कौन के प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं, या फिर जो प्लांट बेस्ड हैं, जो मतलब धरती से निकलने वाली चीजें हैं, उनके विष कौन कौन से हैं। पहला, मूल। देखो, पेड़ है, पेड़ को सिर्फ सिंपल सा याद रखो। मूल है, मूल के ऊपर बीज जैसे में स्टेम होगी, ठीक है, उसकी छाल होगी तो छाल है आ गई। फिर उसके बाद आ गया पत्र, फिर पुष्प, फिर पुष्प के बाद फल निकलता है, चीरा मारो तो दूध निकलता है, सार निकलता है, ठीक है। और निर्यास, धातवश्च, कंदश्च, तो धातु और कंद, इनको भी बीच में, कंद आपको पता ही है, कंद जो जमीन के अंदर होती हैं, ठीक है। तो ये 10 चीजें मान रखी हैं, धातु और कंदों को भी इन्होंने स्थावर विष का अधिष्ठान मान रखा है। तो हमारे पास स्थावर विष के अधिष्ठान कितने आए? 10। कौन कौन से? मूल, त्वक, पत्र, फिर पुष्प, फिर फल, फिर सार, क्षीर, निर्यास, धातु और कंद। ये 10 हैं। और इनके 10 विषयों के, सॉरी, 10 अधिष्ठानों के 55 विषयों का, 55 विषयों का वर्णन कर रखा है इन्होंने। तो ये 55 विष है, ठीक है। ये 55 विष जो है यहाँ पे, कि मूल के कौन कौन से, जिनका मूल जो है विष की तरह कार्य करता है, उनका वर्णन कर रखा है यहाँ पे। तो चरक ने स्थावर विष जो मान रखे हैं, वो मान रखे हैं 21 स्थावर विष। चरक ने माने हैं 21, ठीक है। सुश्रुत और भागवत ने माने हैं 55। क्लियर है। और भाप्रकाश ने माने हैं 9। भाप्रकाश ने माने हैं कितने? स्थावर विष 9 कुल। फिर आइए आगे, जरा इनको देखते हैं कौन कौन से हैं। इनको हम देखेंगे श्लोक से। पहला देखो, जिनका मूल यूज होता है, कौन कौन से हैं? क्लितक, ठीक है, मुलट्ठी का पर्याय होता है ये, क्लितक। फिर आशुमार, आशुमार हमें पता ही है, पीत कनेर वाले जो होते हैं, ठीक है। आशुमार, गुंजा, गुंजा को हाईलाइट कर लेना। क्वेश्चन ये पूछा गया था, गुंजा कौन सा विषय है। सब सोचते हैं कि गुंजा का जो है वो फल जो है, ठीक है, वो विष, गुंजा का फल होता है ना, काला डोरनू से, ठीक है, लेकिन उसका क्या प्रयोग होता है विष के रूप में? वो है मूल, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना। फिर सुगंधक, फिर अगला गरगरक, फिर करघाट, करघाट को इसको हाईलाइट कर लेंगे। फिर इसके बाद अगला आता है विद्युत शिखा, और बीजानियात इति अष्टो मूल विषाणी। तो मूल विष कितने मान रखे हैं? ये 8 मान रखे हैं। फिर आइए आगे, पत्र विष। पत्र विषों की जब बारी आती है दोस्तों, तो पत्र विष कितने मान रखे हैं, पत्र विषों को देखते हैं। विष पत्रिका लंबा, ठीक है, विष, विष पत्रिका लंबा, बर दारू, करम्ब, महाकरम्ब, इनको हाईलाइट कर लेना। तो पत्र विष कितने मान रखे हैं? 5। मूल विष कितने हैं? 8। पत्र विष हैं 5। पत्र विषों में हमने हाईलाइट किया करम्ब महाकरम्ब को। फिर आगे आइए, आपके पत्र के बाद फल विष। फल विष कितने हैं? 12। 12 कौन से हैं देखो, कुमुदवती, बेणुका, करम्ब, महाकरम्ब। क्या करम्ब महाकरम्ब पीछे भी था? करम्ब महाकरम्ब जो है हमारा पत्र विष भी है और फल विष भी है, ठीक है। फिर करकोटक, करकोटक को हम अलग से हाईलाइट कर लेंगे। करेणु, करेणुक, खद्योत, चरमरी, फिर आपका अवगंधा, ये सारे के सारे जो बता रखे हैं, सर्पघाती और नंदन, ठीक है। नंदन, सारपाक, सारपाकानी इति द्वादश फल विषाणी। फिर बेत्रक, बेत्र, कदम्ब, बल्लिज, करम्ब महाकरम्बाणी। फिर करम्ब महाकरम्ब फिर से आ गया। तो करम्ब महाकरम्ब हमारे पास 3 जगह पे आया। ये मूल, सॉरी, ये हमारा पत्र विष भी है, फल विष भी है, और पुष्प विष भी है, क्रम महाक्रम। फिर ये कितने हैं? 5। तो इसको कैसे याद रखेंगे? 8, 5, 12, 5, कहने का मतलब 8 मूल विष हैं, 5
भाई आपके पत्र विष हैं, 12 फल विष हैं, 5 फिर से कौन से हैं, पुष्प विष हैं। फिर आइए आगे निर्यास वाले। निर्यास के कितने हैं, त्वक सार निर्यासानी विष। त्वक सार और निर्यास के कितने विष हैं टोटल, त्वक सार और निर्यास जिनका प्रयोग होता है वो 7 हैं। ठीक है, कौन कौन से 7 हैं, आंत्रक, अंतरपाचक, कर्तरी। ठीक है, ये आगे आपके, फिर अगला आता है सौर्य का करघाट। करघाट मिला आपको द्वारा से, तो अब करघाट, करघाट को हाईलाइट करेंगे हम, करघाट। ठीक है, करघाट जो है वो हमारा क्या क्या है, दो विषयों में आ रखा है, एक आ रखा है इस विषय में जो हमारा मूल है, साथ में कौन से, इनको सबको इकट्ठा करेंगे हम एंड में। ठीक है, और दूसरा कहाँ मान रखा है करघाट हमारा, जो है त्वकसार निर्यास में। फिर आइए आगे, करम्ब, अकेला करम्ब जो है त्वकसार निर्यास में है। करम्ब महाकरम्ब ये पत्र भी है, पुष्प भी है, फल भी है, लेकिन अकेला करम्ब जो है वो किस में है दोस्तों, अकेला करम्ब जो है त्वकसार निर्यास में है। फिर 3 क्षीरी विष, इनको रटना ही पड़ेगा, कुमुदग्नि, जालक्षीरी और स्नूही। ठीक है, ये 3 क्या हैं, आपके क्षीरी विष हैं। फिर आइए आगे, जो हमारा आता है अगला, वो है धातु विष। धातु विष कितने हैं, 2। कौन से, फिनाश्म और हरताल। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि इनमें से धातु विष कौन सा है, फिनाश्म और हरताल दोनों हैं। फिर आइए आगे लास्ट में, भाई कंद विष। बाकी सारे जितने भी हैं वो कंद विष हैं। कौन कौन से कंद विष हैं, देखो, कालकूट, वत्सनाभ, वत्सनाभ का क्या प्रयोग करते हैं, कंद। फिर सरसप, सरसों का क्या है, कंद विष। फिर पालक, फिर अगला आता है करदम, बेराटक, मुस्तक, श्रृंगी। फिर विष पुंडरीकम, मूलम, हलाहल, इसको हाईलाइट कर लेना, महाविष। फिर कर्कटक, कर्कटक जो है, ये सारे के सारे जो है, करकोटक जो है वो हमारा फल विष है, और कर्कटक जो है हमारा कंद विष है। इस तरीके से 55 विष हैं ये। ठीक है, तो इनको आप, ये जो चार्ट है यहां से आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे करम्ब महाकरम्ब यहाँ पे भी है, करम्ब महाकरम्ब आपका इसमें भी है, करम्ब महाकरम्ब इसमें भी है। क्लियर है। फिर करघाट को हम हाईलाइट करेंगे। करघाट भाई हमारा मूल विष भी है, करघाट हमारा जो है जो त्वक निर्यास है उसमें भी है। फिर आप अलग से हाईलाइट करना अकेला क्रम, अकेला क्रम किसमें है, आपका त्वकसार निर्यास में है। फिर कुमुदग्नि, स्नूही, जालक्षीरी, ये तो हमें पता ही है। और ये बाकी जो बच गए हमारे कौन से हैं, हमारे पास ये हैं कंद विष। तो कंद विष कितने हैं, 13 मान रखे हैं कंद विष। तो हमारे पास अगर स्थावर विषयों की डिवीजन की बारी आई तो मूल वाले विष कितने हैं दोस्तों, मूल वाले विष हैं हमारे पास, मूल वाले विषय हमारे पास 8। 8 कौन से हैं, हमें 8 में से याद रखना है गुंजा को एक अलग से। किसको याद रखना अलग से, वो है गुंजा। ठीक है, गुंजा जो है वो कैसा विषय है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। फिर जो हमारे पास पत्र विषय, उसमें क्रम महाक्रम है, फल विषय में भी क्रम महाक्रम है। फिर भाई आपका जो है क्या नाम है, पुष्प विषय, इसमें भी क्रम महाक्रम है। अकेला क्रम जो है तो अक्सार निर्यास में है। करघाट जो है वो किन दो में है, भाई मूल विष भी है वो, और साथ में आपका तो अक्सार निर्यास वाला भी है। कुमुदग्नि, स्नूही, जालक्षीरी, ये क्षीरी विष है। धातु विष 2 हैं, कौन से 2 विष है धातु विष, वो हमें पता है, फिनाश्म और हरताल। और लास्ट में हमारे पास बचते हैं कंद जो विष है, वो कितने मान रखे हैं दोस्तों, कंद विष मान रखे हैं जो है आपका। और एक और है नंदन वाला। ठीक है, नंदन वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नंदन कौन कौन सा विषय है, नंदन आपके 2 विषयों में आ रखा है। कौन से 2 विषय हैं, एक तो फल विषय में नंदन आता है, दूसरा नंदन आपका आता है त्वक्सा निर्यास में। तो ये 3 जो है इकट्ठे इकट्ठे मिलते मिलते हमें याद रखने हैं। फिर आइए आगे आप भागवत, साइड में लिख लेना, भागवत कंद विषयों को महाविष बोला है। भागवत कंद विष को महाविष बोला है। तो कंद किसको महाविष बोल रखा है, आपके कंद विष को। आइए जरा अब आगे, अब आगे आता है कि इनके लक्षणों के ऊपर, कि किसके ऊपर क्या क्या लक्षण हमें
कंद विषयों के अवांतर भेद, वत्सनाभ के कितने, इसको याद रखना, BMS। ठीक है, 420 नहीं है, 426 है। ठीक है, हाईलाइट कर लेना इसको। चतवारी वत्सनावानी मुस्तके द्वय प्रकीर्तता षट च एव सर्षपाणी आहु शेषाणी एकम एकम तू। कि भाई जो कंद विषय है इसमें जो BMS है ये 420 ही है। ठीक है, मतलब 426 बोलना, मतलब BMS 426। कहने का मतलब वत्सनाभ के कितने भेद हैं, चार। मुस्तक मुस्तक के कितने भेद हैं, दो। और सर्षप के कितने भेद हैं, छह। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अलग से। ठीक है, अब आता है मूल विषयों के लक्षण क्या है, मतलब जो हमारे बाकी विषय बच गए, कंद विषयों को विशेष करके अलग से एक एक विषय का वर्णन कर रखा है। मूल विषयों के सामान्य लक्षण बता रखे हैं, त्वक वाले के सामान्य लक्षण बता रखे हैं। ठीक है, तो आइए जरा मूल विषयों का। अब उद्वेष्टनम मूल विषय, भाई अगर मूल विष का प्रयोग करेंगे तो उद्वेष्टन होगा, प्रलाप मोह एवच जृंबा उद्वेष्टनम। ठीक है, जृंबा उद्वेष्टन श्वासा गया पत्र विषाणी तू। तो हमारे पास मूल विष में क्या लक्षण हमें मिलता है हाईलाइट करने को, इसको मैड से याद रखते हैं। किससे याद रखेंगे हम, मैड से। तो मूल विष में हमारे पास क्या है दोस्तों, मैड वाला लक्षण, MAD। ठीक है, कैसे भी करके इसको याद रख लो। ए से एंठन या उद्वेष्टन एक ही बात है। M से मोह, भाई मूल विष में क्या होता है, बंदा मैड हो जाता है, बस इतना याद रखना। भाई सॉरी, मैड नहीं, मैप। मैप हो जाता है, मतलब मूल विष में मैप बन जाता है बंदे का। M से मोह, ए से एंठन या उद्वेष्टन, P से प्रलाप। फिर आइए अगला, दूसरा नंबर पे आता है आपका पत्र विष। ठीक है, भाई पत्रों को सूंघेंगे तो क्या हो जाएगा, जृंबा उद्वेष्टन श्वास। तो ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है भाई। फिर ये जो है हमारा जृंबा उद्वेष्टन और श्वास, तो ये हमारे पास तीन लक्षण मिलते हैं। ठीक है, वो कौन से हैं, ठीक है, वो पत्र विष से कौन से हैं, USG। USG से क्या मतलब है, भाई आपका उद्वेष्टन, S से श्वास, G से जृंबा, याद रखेंगे आप। पत्र विष कौन से हैं, USG। ठीक है, उद्वेष्टन, श्वास और जृंबा। फिर आइए आगे फल विष। फल विष जो है, अब इसका लक्षण क्या बता रखा है, देखो फल और किसको बोलते हैं, टेस्टिकल्स को बोलते हैं। तो इसमें किसमें शोफ आ रहा है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, फल विषय, फल विष में हमें क्या लक्षण मिलेगा, मुशक शोफ दाहो अन्न द्वेष एवच। कि जब फल ज्यादा खा लेते हैं जो बंदे आजकल फल खाते हैं, बस इससे याद रखना, जो बीगन बीगन नचा रखा है जनता ने। ठीक है, तो वो अन्न से तो द्वेष ही कर देते हैं ना। तो भाई याद रखना, मुशक शोफ दाहो अन्न द्वेषा। ठीक है, तो हमारे पास ये मूषक शोफ वाला किसमें लक्षण मिलता है, फल विष में। फिर आइए पुष्प विष। पुष्प विष में हमें लक्षण क्या मिलता है, पुष्प विषय। ठीक है, उल्टियां होना शुरू हो जाएंगी, छर्दी आदमान मोह एवच। ठीक है, तो छर्दी आदमान मोह ये पुष्प विष है। तो इसको सैम से याद रखना आपने। किसे याद रखना है, पुष्प विष को सैम से। सैम को भाई फूल लेके कौन घूमता था, ठीक है, आपने मूवी देखी होगी वो रहना है तेरे दिल में, उसमें सैम था ना, एक मैडी था। तो सैम जो है वो फूल लेके घूमता रहता था सारी जगह पे। ठीक है, तो एस से आपका छर्दी, ए से आपका आदमान, एम से आपका मोह। फिर त्वक सार निर्यास विषेर उक्तिर भवंती। अब त्वक सार निर्यास की बारी आती है, तो त्वक सार निर्यास में हमें क्या मिलता है, आस्य दुर्गंध्य शिरोरुक कफ संस्राव। तो इसको हाईलाइट कर लेंगे हम, इसमें क्या क्या लक्षण हमें मिल रहा है, आस्य दुर्गंध्य, मुंह से स्मेल आ रही है त्वक्सार निर्यास से। फिर पारुष्य, फिर शिर और रुक और कफ संस्राव, ये चार लक्षण मिलते हैं। फिर आता है क्षीरी विष। अब क्षीर को पिएंगे तो क्या होगा, भाई मुंह से झाग निकल आती है, नहीं तो जीवा मोटी हो जाएगी, बस यही दो लक्षण है देखो। और आपको पता ही है क्षीर पी के कई बार क्या होता है, किसी को विरेचन भी हो जाता है ना, कि भाई गाय का दूध पीते हैं पित्त प्रकृति वाले, विरेचन हो जाता है, तो यही सारे लक्षण लिखे हैं। फेनाग्म, ठीक है, झाग बन जाती है क्या दूध उबालते हैं जब। दूसरे नंबर पे बिड भेदो, और तीसरे नंबर पे गुरु जीवता, जीवा जो है गुरु हो जाएगी। फिर धातु विष। धातु विष का बड़ा इंपॉर्टेंट लक्षण आता है जिसको बोलते हैं हृत पीडनम। धातु विषय मूर्छा दाहस्य तालुनी, कि भाई इसमें तालु में दाह मिलेगी, मूर्छा मिलेगी और हृदय पीड़ा
मिलेगी। तो धातु विष जो धातु है ये कैसी है? महत। 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 ये महत से मतलब क्या है? म से आपका मूर्छा, ठीक है। ह से हृत पीड़ा, और त से तालु में दाह। ठीक है, महत लक्षण हमें मिलेगा। और लास्ट में कंद जानी, कंदों को हम आगे पढ़ेंगे। प्रायण काल घातानी विषाणी इतनी विषाणी एतानी निर्दिशेत। तो हमारे पास मूल विषय है तो उसका क्या बन जाएगा? मैप। मैप से क्या है? एम से मूर्छा, ए से एंठन या उद्वेष्टन, पी से आपका प्रलाप। ठीक है। मोह प्रलाप, मोह द्वेष्टन और प्रलाप। दूसरे नंबर पे आता है आपका पत्र विष। पत्र विष में क्या करेंगे आप? पत्रों का यूएसजी करा देंगे। यूएसजी से क्या है? यू से उद्वेष्टन, एस से श्वास, जी से आपका जिरिम्बा। फिर अगला आता है भाई फल विष। फल विषों में हमें लक्षण क्या मिलेगा? भाई मुशक शोफ लक्षण मिलेगा, और अन्न से द्वेष और दाह। फिर जब बारी आती है सैम, हर जगह क्या लेके चल रहा है? फूल। एस से क्या है हमारे पास? छर्दी। ए से आदमान, एम से भाई आपका मोह। फिर त्वकसार निर्यास में हमें लक्षण क्या मिलेगा? त्वकसार निर्यास को सिर्फ इतने से याद रखना है कि मुंह से दुर्गंध आ रही है, सिर में दर्द हो रही है, कफ का स्राव शुरू हो गया। फिर अगला आता है आपका क्षीरी विष। क्षीरी विष को क्या होता है? क्षीर उबालते हैं तो फैन बन जाता है, तो पहला आपका फैन आगम होगा। दूसरे नंबर पे लूज स्टूल होना शुरू होता है, बिड भेदो। तीसरे नंबर पे गुरु जीविता। फिर भाई धातु विष। धातु कैसी है? महत। म से भाई आपका क्या लक्षण मिलेगा? मूर्छा। ह से आपका क्या लक्षण मिलेगा? हृदय पीड़ा। और त से आपका तालुदा। ये हमारे पास लक्षण देखने को मिलते हैं अलग अलग कंद विषयों, अलग अलग सॉरी स्थावर विषयों का। फिर आइए आगे। डैश तू तीक्ष्णानी, ये रेफरेंस पूछा गया है। कंद जानी तू तीक्ष्णानी, श्लोक नंबर 11 में लिख रखा है कि भाई कंद विषयों को तीक्ष्ण बोल रखा है। हालांकि भागवत ने क्या बोल रखा है इनको? कंद विषयों को, भागवत ने कंद विषयों को बोल रखा है कि ये महाविष है। ठीक है। तेषाम बक्ष्यामि विस्तरम, बोला कि इसको विस्तार से हम पढ़ेंगे। स्पर्श अज्ञानम कालकूटे बेपथु स्तंभ च। ठीक है, इसको यहां से नहीं, इसका एक चार्ट सा बना हुआ है, ये इससे पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो, जब पढ़ती है कूट, जब कूट पढ़ती है ना बापू से, तो क्या होता है कि भाई सबसे पहला क्या बता रखा है? स्पर्श अज्ञाने बेपथु स्तंभ च। ठीक है, हम बेपथु मतलब हम कांपते रहते हैं, है ना? बापू जब गुस्से में होता है। भाई दूसरा नंबर पे अज्ञान नहीं है, स्पर्श अज्ञान है ये। ठीक है, इसको ये अज्ञान लिख रखा है, ये गलत है। ये क्या है? स्पर्श अज्ञान। ये स्पर्श अज्ञान। ठीक है, स्पर्श अज्ञान हो गया, दूसरा कंपन हो गया, तीसरा आपका क्या हो गया जो हमारे पास लक्षण मिलता है? स्तंभ। ठीक है। तो स्पर्श ज्ञान, दूसरे नंबर पे आपका जड़ता, तीसरे नंबर पे आपका जो है वो क्या है? बेपतू है। फिर आइए आगे। बत्सनाभ। ठीक है, तो जब बापू बोलता है कि बत्स इधर आओ, ठीक है, तो क्या करता है? बच्चे की ग्रीवा स्तंभ हो जाती है कि बे ए ला, पकड़ा गया अब मैं। अब क्या क्या हो जाएगा उसको? सब कुछ पीला पीला निकाल देगा वो। पीत मल मूत्रता और पीत ही नेत्र हो जाएंगे। तो याद करने की जरूरत नहीं। जब वत्स को, जब कूट पड़ेगी तो जिस जगह पे कूट पड़ी होती है वहां पे तो स्पर्श का पता नहीं चलता, शरीर स्तंभित रह जाता है और कांपता रहता है। याद रखेंगे। वत्सनाभ में क्या है कि भाई बेटा इधर आओ, तो बेटे ने सीधा पजामा पीला करता। ठीक है, पीत मल मूत्रता, और ग्रीवा तो स्तंभित है ही, और पीत नेत्रता। फिर आता है सरसप। अब सरों का साग खाया है, ठीक है। सरों का साग खाने के बाद क्या होगा बेटा? सरसों का साग खाने के बाद भाई क्या हो जाएगी उसको? आना, ग्रंथि उत्पत्ति, और वायु विपरीत मार्ग से गमन करेगी। ठीक है, मतलब खट्टे टकार लगे रहते हैं आदमी को। ठीक है, वायु विपरीत मार्ग से निकल निकल रही है। तो हमारे पास क्या क्या लक्षण मिलते हैं जो सरसप विषय है? तो उसमें बात बेगुण्य अनाह ग्रंथि जन्मम च। तो बात बेगुण्य हमें पता ही है कि बात की गति जो है उल्टे मार्ग से होना शुरू हो जाएगी। ये किसका लक्षण है? सरसप विष का। फिर आता है पालक पनीर। ठीक है, जब बना होता है पालक पनीर कहीं पे भी, बीएमएस जिस भी पार्टी में जाते हैं, जहां उनको पालक पनीर दिख गया तो उनकी ग्रीवा दुर्बल हो जाती है। कैसे? पनीर पनीर ढूंढने में। ठीक है, ग्रीवा दुर्बल होती है, बीच में देखते रहते हैं पनीर कहाँ से ढूंढ के डाले हैं ना, अब आ रहा नहीं खाना। और वाणी भी अवरुद्ध हो जाती है, क्योंकि मुंह तो सारा पानी से भरा हुआ है कि पनीर देख लिया मैंने। ठीक है, तो वाणी अवरोध और ग्रीवा दौर्बल्य, ये दोनों के दोनों लक्षण किसमें मिलते हैं? भाई आपके पालक विष। फिर आते हैं करदम विष। करदम विष को क्या कैसे याद रखेंगे? कदम कदम पर पीला अतिसार। कहने का मतलब, कदम कदम पर पीला अतिसार का मतलब है, ठीक है, कदम कदम पर
पीला, अतिसार। कहने का पीला से क्या है, पीत नेत्र। ठीक है। कदम से पहले मतलब कर्दम विष है, भाई अतिसार तो लक्षण मिला, या पीले से पीत नेत्रता लक्षण मिलेगा। फिर आता है आपका विराटक। विराटक को याद रखना विराट कोहली से। किससे याद रखना है हमें, विराट कोहली से। विराट कोहली क्या है, सामने वाली टीम का अगर खड़ा हो गया वो, तो क्या है, वो आंखों को दुखना शुरू हो जाता है। तो आंखों को दुखना, और भाई आपका शिरोरोग, और दूसरे टीम के लिए क्या हो जाता है, वो शिरोरोग ही बन जाता है। फिर मुस्तक। मुस्तक आपने वो देख रखा है, जीरा। जीरा देख रखा है ना, एक डांस देखा आपने, वो बंदे ऐसे ऐसे कांपते रहते हैं, ऐसे ऐसे डांस कर रहे थे, वो पुरानी वीडियो कोई है ना, जैसे किसी ने जीरा डाला हो उसमें, किसमें, तेल में डाला हो तो नाचता नहीं है जीरा जैसे, तो वैसे शरीर को तो कंपा रहे हैं। ठीक है भी खड़ा शरीर एक ही जगह पे, और वहीं वहीं पे कंपाते जाते हैं शरीर को। ठीक है। तो मुस्तक क्या है, मस्त होके शरीर स्तंभन है लेकिन कंपन भी कर रहा है, तो शरीर स्तंभन और कंपन ये किसका है, मुस्तक का लक्षण है। फिर आइए आगे। श्रृंगी। ठीक है। श्रृंगी ऋषि जो थे आपको पता ही होगा, भाई कैसे थे वो श्रृंगी ऋषि, टेढ़ था बड्डा। ठीक है। उदर वृद्धि, इसको गोला कर लेना। ठीक है। श्रृंगी विष का लक्षण क्या है अलग से, उदर वृद्धि, अंग शैथिल्य, दाह। तो श्रृंगी विष का क्या है, उदर वृद्धि, अंग शैथिल्य और दाह। फिर पुंडरीक। पुंडरीक में भी उदर वृद्धि मिलेगी, लेकिन आंखें कैसी है पुंडरीक की, ठीक है, इसको पुंडिया बोलते हैं हम। ठीक है। आंखें उसकी लाल हैं, एक पुंडरीक है। ठीक है। पुंडरीक का आपको पता ही है, एक सरनेम भी होता है। याद रखो कि पुंडरीक वो जो बंदा है, पुंडिया जो हमारा बंदा है, उसका पेट भी बड़ा है और आंखें उसकी लाल हैं। फिर आइए मूलक विष। अब खाई मूलियां। ठीक है। मूलियां उसने तो खा ली। ठीक है। अब उसने मूलियां खाने के बाद अपना कार्य शुरू कर दिया। ठीक है। तो वो हिक्का के बहाने कि मेरे को हिक्का आ रही है, तो अपनी कहीं और से हवा पास कर देगा। सामने वाले बंदों को क्या होगा, मूलियां खाई, हिक्का आई। ठीक है। और हवा निकलेगी कहीं और से, अब क्या होगा, सामने वाले बंदे खज्जड़ हो जाएंगे सारे। मूड मूड होने के बाद उनमें विवरणता आ जाएगी, है ना, कि भाई, और शो हो जाएगा। ठीक है ना, वो लिफ्ट वाली आपने देखी होगी वीडियो, है ना भाई, गुच्ची 10,000 का, वो बोलती है कोई और बोला 12,000 का, और बोलता मूली के परांठे 20 रुपए के। ठीक है। तो वो मूली के परांठे जो है, ये मूलक जो है, ये क्या हुआ, हिक्का के बहाने से हवा निकली है उसकी। तो सामने वाला बंदा कैसा हो गया, मूड, भाई उसका दिमाग खज्जल हो गया, भाई क्या निकल आया ये, विवरणता और शौक लक्षण है। फिर आइए हलाहल। हलाहल विष किसने पिया, हमें सबको पता है। कैसा रंग हो गया भाई, रंग काला होना, और दूसरा श्वास काठिन्य, लेकिन इन्होंने राम नाम के अंदर ही इसको खत्म कर दिया था। तो हलाहल विष कैसा है, रंग काला होना और श्वास काठिन्य लक्षण है। फिर आती है विष नहीं, ये महाविष है। क्वेश्चन ये पूछा गया था, कंद जानी तू तीक्ष्णानी एक। महाविष किसका भेद है, कंद विषों का भेद है, और इसमें लक्षण हृदय के हैं, हृदय में ग्रंथि, हृदय में शूल। और कर्कटक। कर्कटक है मरकटक। मरकट किसको बोलते हैं हम, बंदर को। कर्कटक जो है बंदर की तरह उछलता है, किसकी तरह उछलता है, बंदर की तरह। तो इसमें लक्षण क्या मिलता है, मनुष्य उछलता है, कूदता है, हंसता है, दंत कटाता है, क्योंकि वो बन गया है कर्कटक से मरकट। ठीक है। तो याद रहेंगे। अब इन सबको हम फिर से वापिस करते हैं। सबसे पहला आता है कालकूट विष। कालकूट विष में हमारे पास क्या था, कि जब पड़ती है कूट, तो हम क्या से होते हैं, स्पर्श का ज्ञान नहीं रहता, दो तीन डंडे एक ही जगह पड़े, फिर तो खत्म होगी निर्वाणी एंडिंग ही, वहां सूझ गया सब कुछ ही। और स्तंभ और बेपतु लक्षण मिलेगा, मतलब कंपन और सॉरी, स्तंभ का मतलब एक जगह पे खड़ा रहेगा। जब बारी आती है बत्स को, बत्स इधर आओ, तो बत्स की क्या हो जाती है, ग्रीवा स्तंभित हो जाती है, कि पकड़ा गया, मैं राइट लेफ्ट नहीं देख सकता। पीत मलमूत्रता और पीत नेत्रता। फिर आता है सरसप। सरसप से क्या होगा, सरसों से वायु उल्टी पुल्टी दिशा में करना शुरू हो जाएगी, वायु विपरीत मार्गमन, अनाह हो जाएगा, ग्रंथि हो जाएगी। पालक। पालक पनीर देखा, गिरीवा दौर्बल्य हो गया, वाणी से अवरोध हो गया, क्यों, क्योंकि बोला ही नहीं जा रहा उससे, पानी मुंह में इतना भरा हुआ है। कदम कदम पर पीला अतिसार, भाई जो है करदम में भाई पीत नेत्रता लक्षण मिलेगा और अतिसार होगा। विराट कोहली क्या है, सामने वाली टीम के लिए शिरो रोग है और आंखों को दुखता है। ठीक है। फिर मुस्तक। मस्तक क्या है, शरीर स्तंभित है फिर भी कंपन किया जा रहा है। फिर हमारे पास श्रृंगी। श्रृंगी कैसा है बेटा, उसका पेट बहुत बड़ा है, अंग ढीले हैं।
ठीक है। जब बारी आती है रक्त, पुंडिया का क्या है, पुंडरीक का, उसका पेट तो बड़ा है पुंडिया का, लेकिन आंखें लाल हैं उसकी। फिर मूलियां, मूलियां खुद खाई हैं, हिक्का निकली, हिक्का से ही क्या निकल गया, हवा निकल गई है। अब उसमें सामने वाला बंदा मूड हो गया, विवरण हो गया, उसको शोफ हो गया। फिर जब बारी, शोफ मतलब वो मानसिक, ब्रेन फॉगिंग टाइप। फिर आइए अगला आपका हलाहल विष। हलाहल विष क्या है, रंग काला हो गया, श्वास काठिन्य हो गया। भाई अगला आता है महाविष, उसमें हृदय में ग्रंथि, हृदय में शूल हो गया। और लास्ट में आता है कर्कट। कर्कट किस तरह हो जाता है, मरकटक की तरह, मतलब बंदा उछलता कूदता रहता है। और इसमें हमें बेटा जो है वो तीन के भेद बता रखे हैं, बाकी सबका एक एक ही भेद है। तीन के भेद कितने बता रखे हैं बीएमएस के, बी से बत्सनाव, एम से मुस्तक, और एस से सरशप, 426। मतलब बत्सनाव के चार, भाई एम से मुस्तक के दो, और भाई छह किसके हैं आपके, सरशप के भेद बता रखे हैं। क्लियर है, ये हमने इतना कर लिया। अब आइए जरा इसको देखते हैं। इसको हाईलाइट करना, विमर्श जो दे रखा है इसके नीचे, देखो। रस शास्त्रों में उग्र वीर्य कंद विषों को महाविष के रूप में प्रयुक्त किया गया है। रसरत्न समुच्चय नामक ग्रंथ में भी सुश्रुतोक्त 13 प्रकार के कंद विषयों का ही वर्णन मिलता है। केवल सुश्रुत के पुंडरीक, बेराटक और पालक कंद विष के स्थान पर कौन कौन से मान रखे हैं बेटा, इनकी जगह मान रखे हैं हरिद्रक, सक्तुक और बालुक नाम, ये नामांतर कर दिया गया है। फिर आइए आगे, आनंद कंद, ये इसको हाईलाइट कर लेना। आनंद कंद, रस मंजरी, रस सार, रसेंद्र सार संग्रह, इन सारों ने 18 कंद विषय लिखे हैं। ठीक है, तो हमें वैसे 13 मिलते हैं, लेकिन किस किस ने, रस रत्न समुच्चय को छोड़ के जितने रस के ग्रंथ आएंगे बेटा, आयुर्वेद प्रकाश हम पढ़ेंगे इनको, ठीक है। आयुर्वेद प्रकाश जो है माधव उपाध्याय ने लिख रखी है, ये हम पढ़ेंगे। बृहद योग तरंगिणी त्रिमल भट्ट ने लिख रखी है, ठीक है। रसेंद्र चिंतामणि, ठीक है। रस की चिंता अनंत है, अनंत वो वाले लिख रखी है। रस मंजरी, मंजरी किसमें होती है, शाली में, तो शालीनाथ ने लिख रखी है, ठीक है। ये जो सारी की सारी जो रसशास्त्रीय ग्रंथ है, सारे रसशास्त्रीय ग्रंथ हैं, इन्होंने कितने कंद विष माने हैं, 18 कंद विष माने हैं, ठीक है। अ, अ, अच्छा, फिर कुछ ग्रंथों में ये नौ भी कंद विष भी मान रखे हैं, कुछ नहीं है ये। आइए जरा अब आगे, इसके बाद आगे आ गया आप, अब कंद विषयों के आगे, ये इन्होंने कुछ लक्षण बता रखे हैं, ठीक है। भाई धनुर्वात की भांति, ये देखो, मूर्छा तत्काल मृत्यु किस किस से हो जाती है, ये इन्होंने ना, ये पॉसिबल इन्होंने रीजन बता रखे हैं कि भाई जो चार्ट सा बना रखा है विमर्श में ही है चार्ट, ठीक है। तत्काल मृत्यु किस किस से हो जाती है, साइनाइड से हो जाती है, हाइड्रोसाइनिक एसिड हो जाती है आपकी, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, ऑक्सैलिक एसिड है, ये इमीडिएट बंदे को मार देती है। मूर्छा किससे होती है, ओपीएम से होगी, मद्य से होगी, क्लोरोफॉर्म से होगी, क्लोरोहाइड्रेट से होगी, और कर्पूर, तो ये मूर्छा लेके आता है कर्पूर वाला। फिर हृदय अवसाद, भाई हृदय में डिप्रेसिव जो है वो क्या है, तमाल पत्र, बिहिरफेनाश्म, हब्बतस्नाव, क्षार, तीव्राम्ल, ये सारे के सारे। फिर मुख का पीत वर्ण होता है, एंटीफेब्रिन से कुछ नहीं है। प्रलाप लेके आता है धतूरा, बेलेटोना, ठीक है। भांग, मद्य, कपूर, कुर्सियाइन या अजवाइन। फिर आता है धनुर्बांध की भांति, पेशी अक्षेप, धनुर्बांध की भांति कुचला तो हम सबको पता है, फिनाश्म संखीय को, और नीलांजन, ये धनुर्वात करते हैं तीन ये। फिर पक्षाघात कौन कौन से कर देते हैं, भाई पक्षाघात तो वैसे होता है, नाक को देख लें, ठीक है। तो बत्सना, फेनाश्म, नाग और कोनियम। फिर पुतली के विस्फारिक पीपल पीपल जो डायलेट करते हैं। आइफेन की अंतिम अवस्था में क्वेश्चन में पूछा गया, कुर्सानी अजवाइन की प्रथम अवस्था में भाई पीपल्स डायलेट हो जाते हैं। आइफेन की शुरुआत की अवस्था में क्या होता है भाई, कंस्ट्रिक्ट होती है पीपल, ठीक है, पिपिल्स जो है। और हमें पता ही है ट्रक ड्राइवर जो अफीम खाते हैं शुरुआत में कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, तो उनको लाइटें लूटों का बड़ा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो लेकिन पुतली विस्फारक कौन कौन से हैं, इसकी कुर्सानी अजवाइन की प्रथम अवस्था और आइफेन की अंतिम अवस्था। और पुतली संकोचक कौन सी, आइफेन की पहली की अवस्था, ठीक है। अम, और हमारे पिन पॉइंटेड और हमें किस किस में मिलता है,
एएमओ में, एएमओ। ए से एट्रोपिन, ये क्या कर देता है, डायलेट करता है पिपल्स को। ठीक है। फिर मॉर्फिन और ऑर्गेनोफॉस्फोरस। ठीक है। ये दोनों जो हैं ये क्या करते हैं, ये दोनों भाई आपका कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है, एएमओ से याद रखना है इनको। अच्छा आइए जरा अब आगे। अब आगे आता है दोस्तों श्लोक नेक्स्ट। कंदजानी उग्र बिरयानी। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, डैश तू उग्र बिरयानी, तो कंदजानी उग्र उग्र बिरयानी। ठीक है। डैश तू तीक्ष्णानी, कंदजानी तू तीक्ष्णानी, तो दोनों के दोनों कंद के साथ आंसर लगेंगे। ठीक है। सर्वाणी कुशलेर ज्ञानी एतानी दशभीर गुणे, बोला कि जितने भी ये सारे उग्र विष हैं इनमें 10 गुणों से इनको पहचानना चाहिए। मतलब विषयों के कितने गुणों का वर्णन कर रखा है, 10 गुणों का वर्णन कर रखा है। जब बारी आती है चरक की, ठीक है, चरक ने विषयों के 10 गुण बता रखे हैं, एक अलग से जिसका वर्णन है अनिर्देश्य रस। अनिर्देश्य रस एक लक्षण मान रखा है अलग से। जब बारी आती है सुश्रुत, इन्होंने भी 10 माने हैं, सेम है 9, लेकिन भाई एक लक्षण क्या है अलग से, अपाकी। जब बारी आती है अष्टांग हृदय, इन्होंने अनिर्देश्य रस मान रखा है, इन्होंने अपाकी मान रखा है एक्स्ट्रा। ठीक है, मतलब अनिर्देश्य नहीं माना, उसकी जगह क्या मान रखा है, अपाकी। जब बारी आती है अष्टांग हृदय, इन्होंने 11 गुण बता रखे हैं, और इन्होंने क्या बोला है भाई, अनिर्देश्य रस को अव्यक्त रस बोल दिया, बात एक ही है। अव्यक्त रस और अपाकी की जगह विषम पाकी। ठीक है। अनिर्देश्य रस और ये दोनों मान रखे हैं अव्यक्त रस, लेकिन अपाकी की जगह विषम पाकी मान रखा है। आइए जरा इन 10 गुण जो गुण हैं इनके बारे में पढ़ते हैं, और इनसे क्या क्या लक्षण पैदा होते हैं। देखो, रूक्षम उष्णम तीक्ष्णम सूक्ष्म आशु व्यवायी च विकासी विशदम च एव लघु अपाकी च तत्समृतम। कि भाई हमारे पास क्या क्या लक्षण आए कि जो हमारे पास रूक्ष है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, सूक्ष्म है, आशु है, बेबाई है, विकासी है, विशद है, लघु है और अपाकी है। इस तरीके से ये लक्षण बता रखे हैं। अब भाई सबसे पहला आता है रूक्ष गुण से, तत्रोक्ष्यात कोपेद वायु। भाई रूक्ष गुण से किसका प्रकोप होगा दोस्तों, वायु का प्रकोप होगा। फिर औषण्यात, दूसरे नंबर पे क्या था, उष्ण गुण, औषण्यात पित्त सशोणितम। उष्ण गुण से भाई पित्त के साथ रक्त का प्रकोप होता है। फिर तीसरे नंबर पे आता है मति च मोहियेत तैक्षण्या मरम बंदांश नक्ति च। भाई तीसरे नंबर पे आता है आपका तीक्ष्ण गुण। तीक्ष्ण गुण की वजह से क्या मिलेगा, मति मोह, मतलब बुद्धि में मोह उत्पन्न हो जाएगा तीक्ष्ण गुण के कारण। और मर्म बंधनों को भाई अलग कर देती है, काट देती है, छिनकती मतलब एक्साइज कर देती है, मर्म बंधनों को अलग कर देती है, वो तीक्ष्ण गुण के करके है। फिर आइए सूक्ष्म गुण। सूक्ष्म गुण के करके क्या होगा, सौक्ष्म्यात शरीर अव्यवान प्रविश्य विक्रोती च, शरीर के अवयवों के डीप अवयवों में जाना शुरू हो जाती है भाई सूक्ष्म गुण के करके। फिर आइए भाई आशुत्वात आशु तद हंती, कि आशु गुण के करके आशु हरण करती है, मतलब इमीडिएट वही मार देती है, किस गुण के करके, आशु गुण के करके। फिर आइए बेबायात, बेबाई गुण के करके क्या करती है, बेबायात प्रकृतिम बजेत क्षपेत, कि भाई हमारा विवाह गुण के करके क्या होगा कि भी सारी जगह पे फैलने वाली होगी। फिर आइए आगे अगला विकासी गुण, दोष धातु मलानी अपी, कि भाई दोष धातु और मलों को, इन सब को इन क्षपण करने वाली कौन सी है, विकासी गुण के करके होता है। फिर अगले आता है विशद गुण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अतिरिच्यते। इसको फिर से हाईलाइट करना, विशद विशद गुण के करके क्या होता है, अतिरिच्यते बहुत ज्यादा रेचन होगा,
और इंपॉर्टेंट है, दुष्चिकित्सीय किस गुण की वजह से होता है बेश? लघु गुण की वजह से। लाघवात, दुष्चिकित्स्यम च लाघवात। और सबसे लास्ट में अपाकी होने की वजह से क्या है? दुर्हरम च अपाकी, तस्मात् क्लेश्यते चिरम, कि भाई पचता नहीं है, ये पाक नहीं होता, इसकी वजह से क्या होगा इसका बेटा? दुर्हर, बड़ा मुश्किल से बाहर निकलेगा और बड़े लंबे समय तक तंग करता रहेगा। तो हमारे पास रूक्ष गुण से करके बात प्रकोप होगा, याद करने की जरूरत नहीं। उष्ण गुण के करके पित्त और रक्त दोनों प्रकोप होंगे। तीसरे नंबर पे तीक्ष्ण गुण के क्या करके क्या होगा? भाई मरम बंधन जो है इसका छेदन हो जाएगा और मति का मोह हो जाएगा। सूक्ष्म गुण के करके क्या होगा? भाई शरीर के अवयवों में, डीपेस्ट टिश्यू में प्रवेश कर जाएगा। आशु गुण के करके क्या होगा? आशु बंदे को मार देगा, जल्दी बंदे को मार देगा। वैवाहिक गुण के करके क्या होगा? भाई सारे शरीर में फैल जाएगा। ठीक है, भाई भाई सारे शरीर में फैल जाते हैं ना, फ्रेंड्स जब बनते हैं। विकासी गुण के करके क्या? दोष धातु मल इन सबको क्षपण कर देगा, इनको नष्ट कर देगा। फिर विशद गुण के करके अतिरिच्यते, भाई दुष्चिकित्से किस गुण के करके? लघु गुण के करके। और दुर्हर और लंबे समय तक शरीर में बैठा रहता है अपाकी गुण की वजह से। क्लियर है? अब ये हमारे पास ये सारा का सारा हमारे पास चार्ट बना हुआ है। ठीक है, इसके सामने ही मैं चरक का लिख दूंगा। ठीक है, रूक्ष गुण चरक बोलता है इससे, इस चरक के लिखवा रहा हूं गुण। आ, ठीक है, चरक क्या बोलते हैं बेटा? रूक्ष गुण के करके सेम बात, प्रकोप। क्लियर है? उष्ण गुण के करके अकेला पित्त प्रकोप। उष्ण गुण के यहां पितरक्त बोल रखा है, चरक क्या बोलता है? अकेला पित्त प्रकोप होगा। तीक्ष्ण गुण के करके मर्म स्थान नष्ट होंगे। लमसम सेम है इसके जैसा। ठीक है, फिर आइए सूक्ष्म गुण के करके। अब सूक्ष्म गुण के करके इन्होंने बोला था कि शरीर के अवयवों में प्रवेश कर जाता है, लेकिन चरक बोलता है यहां पे कि ये रक्त प्रकोप करता है सूक्ष्म गुण के करके। अभी कफ प्रकोप भी पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, फिर आइए आगे आप, फिर अगला आता है आपका आशु गुण। आशु गुण के करके संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाता है, संपूर्ण शरीर में व्याप्त। ठीक है, वैवाहिक गुण के करके भी सेम है। विकासी गुण के करके प्राण नाशक। फिर अगला आता है विशद गुण के करके दोषों की गति एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती। ठीक है, दोषों की गति एक स्थान पर स्थिर नहीं। लघु गुण की वजह से दुरुपक्रम। इन्होंने क्या बताया था? दुर्हर। इन्होंने क्या बताया चरक ने? दुर्हर मतलब उसका हरण नहीं, बाहर नहीं निकलेगा। चरक ने क्या बोला? भाई लघु गुण के करके उपक्रम। लेकिन अविपाकी की जगह क्या मान रखा है चरक ने? अनिर्देशीय रस। ठीक है, अनिर्देशीय रस की वजह से ये कैसा होगा दोस्तों? अनिर्देशीय रस की वजह से कफ प्रकोपित करता है। ठीक है, अनिर्देशीय रस की वजह से कफ का प्रकोप करता है। यहां तक हमें क्लियर हो गया। ठीक है, कि किस किस गुण के करके, तो इन्होंने रूक्ष गुण की करके बात का प्रकोप, भाई उष्ण गुण के करके पित्त का प्रकोप, तीक्ष्ण के मर्म, फिर भाई सूक्ष्म के करके रक्त का प्रकोप, भाई संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। आशु और वैवाहिक गुण के करके, विकासी गुण के करके ये क्या करता है? प्राण नाशक। हालांकि हमने आशु हंती जो है आशु गुण के करके सुश्रुत ने बोल रखा है। फिर भाई दोषों की गति एक स्थान पे स्थिर नहीं है, विशद गुण के करके उसमें वहां पे अतिरिच्यते, मतलब एक ही है दोनों का। अतिरिच्यते, अतिरिच्यते मतलब कहीं टिकेगा नहीं। फिर भाई दुरुपक्रम है लघु गुण के करके, इन्होंने दुर्हर बोल रखा है, जो हमारे, सॉरी दुर्हर नहीं, दुष्चिकित्से बोल रखा है।
सुश्रुत ने। और इन्होंने क्या बोल रखा है, दुरुपक्रम। और भाई अनिर्देश, अपाकी तो मानना नहीं इन्होंने, तो अनिर्देश रस, अनिर्देश रस होने की वजह से कैसा होगा ये, अनिर्देश रस होने की वजह से कफ का प्रकोप करेगा। ठीक है। अभी यहां पे जो एक चीज रहेगी, शारंगधर, ठीक है, उसको भी लिख लो। शारंगधर 8 गुण माने हैं विष के। शारंगधर 8 गुण विष के, कौन कौन से 8 हैं? सूक्ष्म बेबाई विकासी, सूक्ष्म बेबाई विकासी, क्लियर है? छेदी मदावह, छेदी मदावह, और आगन्य, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आगन्य, ए अगला वाला जीवित हर, मतलब जीवित हर गुण किसने मान रखा है, शारंगधर ने। और एक लास्ट में योगबाही, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि योगबाही, योगबाही गुण विष का किसने मान रखा है, कौन से आचार्य ने मान रखा है? तो इनमें इंपॉर्टेंट जो है वो आपका योगबाही है और जीवितहर है। ठीक है, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो सूक्ष्म गुण हमें पता चलता है, आगन्य या उष्ण गुण हमें पता चल जाएगा, सबने मान रखा है, विकासी भी मान रखा है, बेबाई भी मान रखा है। छेदी मदावाह जीवितहर और योगवाही, योगवाही गुण किसने मान रखा है? हमारे शारंगधर महाराज जी ने मान रखा है। क्लियर है? इस तरीके से आपका ये गुणों का प्रोग्राम जो है आपका खत्म होता है। फिर आइए अगले इस पे आते हैं, श्लोक पे, नेक्स्ट श्लोक पे। बोले 10 गुणों से युक्त विष की तत्काल मारकता। बोले स्थावर जांगम अथवा कृत्रिम जो भी विष तुरंत आदमी के प्राण हरण कर लेता है, उसको 10 गुणों से युक्त जानना चाहिए। कि भाई जो इमीडिएट, ये इस रेफरेंस को सद्यो व्यापदे तू, कि जो सद्य इमीडिएट पेशेंट को मार दे रहा है, समझ लेना कि वो 10 गुणों से युक्त है, उसमें 10 के 10 गुण है विष में। ठीक है। फिर आता है दूषी विष का लक्षण। भाई दूषी विष के बारे में क्या बोल रखा है? यत स्थावर जंगम कृत्रिम, देखो तीनों चीजें बता रखी हैं, क्या क्या? स्थावर भी, जांगम भी, कृत्रिम भी। वह देहाद शेषम यत निर्गतम तत्, कि बोले स्थावर जांगम और कृत्रिम विष जो भी शरीर में पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकला, कोई भी विषय, चाहे स्थावर है, चाहे जांगम है, चाहे आपका कृत्रिम विषय है। ठीक है। किंतु जीर्णम विषग्न औषधि भी हतम, कि भाई या तो वो विष पच गया या फिर विषार हमने औषधियां खाई, उसकी वजह से वो थोड़े टाइम के लिए भाई बैठ गया। ठीक है। या फिर दावाग्नि बात आतप शोषितम बा, स्वभावतो बा गुण विप्रहीना विषम ही दूषी विषम ताम उपैती, कि भाई ये विष जो है सामान्य विष से गुण प्रहीना, कि वे थोड़े से गुणों में कम होगा लेकिन दूषी विष होगा ये। दीर्घ अल्प भावान निपातेत कफावृतम वर्ष गणानुबंधी, क्वेश्चन में पूछा जाता है कफावृतम वर्ष गणानुबंधी किसके लिए बोला गया? ये दूषी विष के लिए। अगर मैं यहां पे लिखूं सुदुष्तरम वर्ष गणानुबंधी, तो ये किसके लिए बोला गया, कौन सी डिजीज है? सुदुस्तर वर्ष गणा, वर्ष गणानुबंधी मतलब बहुत ही सालों तक रहता है ये। वर्ष गणा अनुबंधी, सुश्रुत ने बताया है डिजीज, अपची रोग के लिए। और आगे लिखा होगा कफावृतम वर्षगण अनुबंधी, कि कफ से आवरण होने के करके बहुत सालों तक बना रहता है शरीर में, ये कौन सा है? दूषी विष। ठीक है। तो दूषी विष जो है ये क्या है कि भाई जो हमारे पास तीनों विष है, चाहे स्थावर है, चाहे जांगम है, चाहे कृत्रिम है, ये चाहे विषाक्त औषधियां खाई या काल की वजह से, दावाग्नि, आतप बात, इन सब की वजह से सूख के अंदर ही चिपक गया। अब ये विषों से तो कम लक्षणों वाला होगा लेकिन शरीर में उस विष के लक्षण चलते रहेंगे, जैसे हमारे अंदर अब कोरोना वैक्सीन पड़ी हुई है। ठीक है। हमें पता नहीं है, हम अब वैसे ह्यूमंस नहीं है, आप देखेंगे हमारे इमोशनल चेंजेस आए हैं बहुत ज्यादा, मतलब हम बहुत अग्रेसिव हुए हैं आफ्टर कोविड वैक्सीनेशन। हमारा वैसा जो स्वरूप था वो बिल्कुल बदल गया है। ठीक है। तो वो दूषी विषय है। कफावृतम वर्ष गणानुबंधी, कफ से आवृत हो जाता है, सालों पड़ा रहता है अंदर। फिर आइए दूषी विष के लक्षण। तेन आर्दितो, बोला कि आर्दित मतलब इससे जो पीड़ित हैं, भिन्न पुरुष वर्णों विगंध बैरस्य मुख पिपासी,
कि भाई ये कैसा होगा, भिन्न पुरुष वर्णों, कि भाई इसमें कैसा हो जाएगा, भिन्न ही वर्ण हो जाएगा, भिन्न ही पुरुष हो जाएगा, मतलब स्टूल पतला निकल रहा है, उसको टटियां हो रही हैं, ठीक है। विगंध, मुंह से गंध आ रही है या फिर शरीर से गंध आ रही है। बैरस्य मुखा, मुंह से भाई विगंध भी मुंह से, और बैरस्य मुंह में टेस्ट नहीं रह गया। पिपासी, फिर देखो मूर्छन बमन, बमन भी हो गया उसको। फिर गदगद बाक, गदगद बाक मतलब हगलाना शुरू हो जाएगा, ठीक है, गदगद बाकता, ठीक है, मेरे को अब होना शुरू हो गया, मेरी मतलब कई शब्द जो है मेरे फंसना शुरू हो गए हैं अब, मतलब पता नहीं क्यों। मतलब मैंने 2-3 सालों में नोट किया है कि मतलब मैं फंबल पड़ा हूं करने कई शब्दों में, मतलब बोलते बोलते ही जीभ में ही रोल हो जाते हैं शब्द। तो गदगद बाक, विषाणु भवेत, दुष्योदर लिंग जुष्टा, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई कौन से उदर रोग के लक्षण मिलते हैं दूषी विष में, दुष्योदर के। फिर आइए, अगर ये अमाशयस्थ होगा तो क्या लक्षण मिलेंगे, कफ वात रोगी। अगर ये पक्वाशयस्थ होगा तो वात पित्त रोगी। फिर भवेन्नरो ध्वस्त शिरो रूह अंगो, पिलून पक्षस्तु यथा विहंगा, कि भाई इसके, रोगी के शरीर से बाल जो हैं वो कैसे चढ़ जाते हैं, जिस तरीके से गंजी कटारी होती है। बिलून पक्षस्तु यथा विहंगा, मतलब जैसे किसी पक्षी के बाल गिर गए हों वैसा हो जाता है गंजा आदमी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई दूषी विष के लक्षण क्या है। भिन्न पुरुष भी मिल रहा है भाई आपका, बमन भी मिलता है, गदगद बाक्यता भी मिल रही है, मुख वैरस्य भी है, भाई आपका पिपासा भी है, और दूषोदर के लक्षणों से युक्त होता है। अमाशय में है तो कफ वात रोगी, पक्वाशय में है तो वात पित्त रोगी। भाई और बंदा कैसा हो जाएगा, सारे बाल बुल झड़कर भाई गंजा, ठीक है। फिर आइए इसी प्रकार आगे आइए जरा, ठीक है। सितम रसादिषु अथवा यथोक्तन करोति धातु प्रभावान विकारान, ठीक है, कि भाई ये जो है रस आदि धातुओं में स्थित होकर ये दूषी विष धातु प्रकोप विकार उत्पन्न कर देता है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। कौन से प्रदोष विकार पैदा कर देता है बेटा, दूषी भी शरीर में रहते हुए धातु प्रदोष। कोपम च शीत अनिल दुर्दिनेशु यात्या आशु पूर्वम श्रेणु तत्र रूपम, कि भाई ये कब प्रकोप में आ जाता है, जिस दिन शीत हो, ठंडी हो, अनिल हो और दुर्दिन हो, ठीक है। और आप अभी देखना आपके ऊपर कि इन चीजों का क्या प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, अमावस्या के आसपास आपका मानसिक स्थिति कैसी है। पहले ऐसी नहीं थी, ये कुछ टाइम में ये आपको बढ़ना शुरू होंगी, जब भाई दुर्दिन होगा उस दिन पे कैसा चल रहा है, जिस दिन ठंड होगी, जिस दिन हवा चल रही है। फिर आइए दूषी विष के पूर्व रूप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेफरेंस ही पूछा गया था, डायरेक्ट रेफरेंस पूछा गया था। निद्रा गुरुत्वम च बीजरंभणम च विश्लेष हर्षा अथवा अंगमर्दा, इस रेफरेंस को मार्क कर लेना। ये दूषी विष के पूर्व रूप हैं। निद्रा रहती है, शरीर में गुरुता रहती है, जृंभा आती रहती है। क्या सबको कल हो रहा था ऐसा, अगर ऐसा है तो वो दुर्दिन के साथ मिला हुआ था, ठीक है। विश्लेष, हर्ष और अंगमर्द, ठीक है। तो ये हमारे पास दूषी विष के पूर्व रूप हैं। कैसे पूर्व रूप हैं, सारे के सारे कफ वाले पूर्व रूप हैं, ठीक है। हैं ये कफ वाले सारे के सारे पूर्व रूप दोस्तों। निद्रा है, गुरुत्व है, बीजरंभा है, विश्लेष है, हर्ष है अथवा अंगवर्ध। फिर आइए आगे, दूषी विष के कार्य। अब पीछे तो ये दूषी विष के लक्षण थे, ये कार्य क्या आ गया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है दूषी विष का लक्षण, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, दूषी विष लक्षण दूष्योत्तर, क्लियर है। और दूषी विष कार्य, ये आएगा दकोदर या फिर जलोदर। उदकोदर भी बोल देते हैं इसको, दकोदर भी बोल देते हैं इसको, और जलोदर भी बोल देते हैं, एक ही पर्याय है। कार्य इसका जलोदर है, लक्षण इसका दुष्योदर की तरह है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आइए जरा इसको कार्य को देखते हैं। देखो, तथा करोति, ठीक है, अन्न मद, भोजन से मद हो जाएगा। अविपाक अरोचकम मंडल कोठ मुहान। फिर धातु क्षयम पाद कर आस्य शोफम दकोदरम सर्दी अथवा अथा अतिसारम, कि भाई ये इसमें धातु क्षय मिलता है, हाथों पैरों में सूजन मिल रही है, और दकोदर मिला आपको, और सर्दी अथवा अतिसार, सर्दी अतिसार तो दोनों जगह मिल रहा है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, व्यवर्ण मूर्छा विषम ज्वरान बा कुर्यात प्रवृद्धाम प्रबलाम त्रिशाम बा
फिर भाई उन्माद, अभी जो हमें हो रहा है, ठीक है, जनेद, फिर और क्या है, अनाह, ठीक है, किसी में मिल रहा है क्षपेत शुक्रम, फिर आपका अगला जो है ये कुष्ठ काष्ठ विकार उत्पन्न हो जाएंगे दूषी विष के करके। तो दूषी विष के करके क्या होगा, अनमद हो जाएगा, विपाक रोचक मंडल कोठ उत्पन्न हो जाएंगे, धातु क्षय होगा, हाथों पैरों में शोफ हो जाएगा, दकोदर हो जाएगा, उल्टियां टटियां सब लग जाएंगी, विषम ज्वर हो जाएगा, उन्माद हो जाएगा किसी को अनाह हो जाएगा, क्षपेत शुक्रम, ठीक है। आइए जरा अब दूषी विष की निरुक्ति। दूषितम देश कालान दिवा स्वप्न अभीक्षणा, बोला कि ये विष जो है देश काल अन दिन में सोने से बार बार धातुओं को दूषित करता है, इसीलिए इस विष को दूषी विष कहते हैं। कब कब बेटा, किन चार, देश काल, काल कौन सी, अभी ये बसंत वाली ऋतु चल रही है, अगर आपको याद होगा कि जैसे ही ये जैन फेब का महीना आता है, आप देखना हमें अजीबोगरीब एक कोई मतलब वायरल कोई अटैक नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये एकदम से हमारे शरीर में जुकाम खांसी गला खराब इमिडिएट होना शुरू हो जाता है। अब पिछले 5 सालों से आप इसको नोट कर रहे होंगे, ठीक है। और किससे बढ़ेगा ये, अन्न से, अन्न अगर आपने कफज अन्न खा लिया तो आप ऐसे ठस हो जाएंगे, दिन में सो गए तो ये बार बार दूषित करता जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको दूषी विष बोला जाता है। अब आगे आता है दोस्तों कि इन स्थावर विषयों की जो है 7 जो वेग हैं, इन 7 वेगों के जो 7 लक्षण बता रखे हैं, इनके लक्षण और इनकी चिकित्सा। कितने हैं स्थावर विषयों के वेग, जो यहाँ पे 7 वेग बता रखे हैं। हालांकि भाई जब चरक की बारी आती है, सुश्रुत ने 7 वेग माने हैं, चरक ने 8 वेग माने हैं, ठीक है। सुश्रुत ने 7 वेग, चरक ने 8 वेग मान रखे हैं। और अष्टांग हृदय सुश्रुत दोनों के साथ है ये, ठीक है, अकेले सुश्रुत के नहीं है, अष्टांग हृदय सुश्रुत दोनों ने ही 7 वेग मान रखे हैं। क्या है, स्थावरस्य उपयुक्तस्य वेगे तु प्रथमे निर्णाम, ठीक है, श्याम जीवा भवेत स्तब्धा मूर्छा श्वासस्य जायते, कि भाई उसमें पहले वेग में क्या होगा, अब देखो स्थावर विष क्या हम खाएंगे ना बेटा, स्थावर विष खाएंगे ना, स्थावर विष ऐसे तो है नहीं पेड़ आके काट देगा हमें, ठीक है, हम खाएंगे उसको तभी स्थावर विष के लक्षण आएंगे। तो पहले सबसे पहले कहाँ पे जाएगी, जीवा पे जाती है, जीवा के बाद कहाँ पहुंच जाती है, कंठ में, कंठ के बाद कहाँ पहुंच जाएगी भाई आपके आमाशय में, और भाई ओइसोफेगस वाली जगह पे, उसके बाद कहाँ चली जाएगी वो, पक्वाशय आमाशय के मध्य, उसके बाद कहाँ चली जाएगी पक्वाशय में। इस तरीके से सारे के सारे सिम्टम्स पैदा होंगे। आइए जरा सबसे पहले देखो, श्याप जीवा भवेत स्तब्धा, कि जीवा जो होगी श्याप भी होगी स्तब्ध भी होगी। मूर्छा श्वास से जायते, मूर्छा और श्वास लक्षण मिलेगा। दूसरे वेग में क्या होगा, बेपथु साध दाह कंठ रुजस तथा, दूसरे वेग में क्या हो गया, कहां पे हो रही है, कंठ में रुजा, कंठ में दाह हो रहा है, याद रहेगा। तीसरे वेग में क्या होगा, विषम अमाशय प्राप्तम, कौन से तीसरे वेग में, अमाशय में प्राप्त हो गया तो कहां वेदना हो रही है, अच्छा इसमें भाई विषम आमाशय प्राप्तम कुरुते हृदय वेदना तालु शोषम तृतीयम, कि कहने का मतलब जो हमारा तृतीय है इसमें जो है ये दूसरा वेग तक ही रह गया ना, इसके अगला जो है ये तालु शोषम तृतीयम तू शूलम अमाशय वृषम, ठीक है, कि भाई हमारे पास तालु शोष लक्षण मिलेगा, साथ में इसके अमाशय में शूल लक्षण मिलेगा। और आगे क्या लिख रखा है इन्होंने, दुर्वर्णम हरिते शूने जायते च अस्य लोचने, आंखें जो है दुर्वर्ण और हरित हो जाएंगी, ठीक है, ये किसमें है, तीसरे वेग में। पक्व अमाशय तो दो, ठीक है, पक्वाशय माशय में तोद हो रहा है, कौन से बेग में, तीसरे बेग में। फिर पकवा माशय तोदो हिक्का कास अंतर कुंजनम, अच्छा श्वास लक्षण किसमें था, पहले बेग में। फिर चतुर्थे जायते बेगा शिरश्च अति गौरवम, ठीक है। फिर आइए, कफ प्रसेको व्यवरण्यम पर्व वेदश्च पंचमे, भाई पांचवें में हमें क्या लक्षण मिल रहा है, पांचवें में लक्षण हमारे पास है कि कफ प्रसेक व्यवरण्य पर्वों में भेद सर्वदोष प्रकोप पक्वाधाने च वेदना, पक्वाधाने च वेदना, इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। और आइए जरा अब आगे षष्ठे में, छेमे में क्या हुआ, छेमे में हुआ षष्ठे प्रज्ञा प्राणाश्च,
कि भाई प्रज्ञा का नाश हो जाएगा, प्रज्ञा मतलब सोचने की बुद्धि, वृषम च अपि अतिसारेत, और अतिसार रोग हो जाएगा। और सातवें वेग में फिर आया स्कंद पृष्ठ कटिभंगा सन्निरोधश्च सप्तमे, स्कंद पृष्ठ कटिभंग हो जाएगा सातवें वेग में। क्लियर है? तो हमारे पास ये अलग अलग वेग आए और इन अलग अलग वेगों के लक्षण आए। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग वेग कौन कौन से आ गए। पहले वेग में क्या होगा कि भाई ये जीवा में चला जाएगा। ठीक है भाई, स्थावर विष जब जीवा पे चला जाएगा तो जीवा कैसी हो जाएगी, या तो श्याम वर्ण की जीवा हो जाएगी, या फिर कौन से वर्ण की हो जाएगी जीवा, जीवा कैसी हो जाएगी, स्तब्ध हो जाएगी। दूसरे नंबर पे हमें लक्षण क्या मिलता है, दूसरे लक्षण में हमें दूसरी जगह पे हमें लक्षण मिलता है कि भाई श्वास लक्षण मिलता है। दूसरा वेग जब बारी आती है तो बेपथु दाह, भाई कंठ में रुजा होगी, विष आमाशय को प्राप्त होने पड़ेगा। और क्या हो जाएगा साथ में, आमाशय को प्राप्त होते होते ये क्या कर देगा साथ में हमें, भाई हृदय में वेदना उत्पन्न कर देगा। फिर जब बारी आती है आपका अगला नंबर, वो कौन सा है, वो है आपका द्वितीय वेग, तृतीय वेग में हमें क्या बता रखा है, त से तृतीय, त से तालु शोष, तालु में सूखना शुरू हो गया, शूल कहाँ शुरू होगी, अमाशय में। और आंखें कैसी हो जाएंगी, दुर्वर्ण हरित और सूजन वाली। फिर भाई अगला आता है भाई चौथा वेग, चौथे वेग में क्या होगा, पक्व अमाशय में तोद होगा, हिक्का आकाश और अंतर कुंजन मिलेगा। ठीक है, और शिरस्त्राति गौरवम। फिर जब पांचवा वेग है, प से पांचवा, प से पर्वभेद, पर्वभेद लक्षण मिलेगा, कप्र से एक मिलेगा, सर्वदोष प्रकोप मिल जाएगा, और पक्वाधान में वेदना। पक्वामाशय में शूल हो रही है, वो चौथे में हो रही है, पांचवें में कहाँ पे हो रही है, पक्वाशय में ही। फिर छवें में प्रज्ञा का नाश हो जाएगा और अतिसार मिलेगा लक्षण। और सातवें में स्कंद पृष्ठ कटिभंग। जब बारी आती है अष्टांग हृदय की, ठीक है, जब बारी आती है किसकी, अष्टांग हृदय की, पहले वेग में उन्होंने ऐड किया, पहले वेग में ऐड किया उन्होंने वमन और क्लम। ठीक है, सेकंड सेम माना है, सेकंड में सेम मान रखा है। फिर थर्ड जो है, ठीक है, सेम मान रखा है, अष्टांग हृदय का लिखवा रहा हूं ये। ठीक है, ये अष्टांग हृदय का है। पहले वाले में बमन और कलम ऐड कर दिया, दूसरा सेम मान रखा है, तीसरा सेम मान रखा है। चौथे में सिर्फ एक ही लक्षण है, शिर गौरव, बाकी कफ पर से ये जो पक्व माशेतोद हिक्का कासांतर कुंज नहीं है, केवल एक ही लक्षण है, शिर गौरव। ठीक है, फोर्थ वेग में एक ही लक्षण है, शिर गौरव। फिर आइए आगे पांचवा वेग, पांचवें वेग सेम, ये वाला सेम। क्लियर है? फिर आता है छेमा वेग, प्रज्ञा प्रणाश, उन्होंने वहां पे संज्ञा नाश लिख दिया और अतिसार लिख दिया। और सातवां ये भी सेम, और ये भी सेम। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा अष्टांग हृदय का, क्या आप आंसर कर देंगे, सेम है सुश्रुत। सिर्फ दो ही जगह चेंज है, चौथे वेग में अकेला शिरोगौरव मान रखा है, पहले में पवन कलम मान रखा है, बाकी सेम एज सुश्रुत है। तो क्या हमें ये सारा का सारा क्लियर हो गया? आइए जरा अब आगे। तो ये इस तरीके से स्थावर विषयों के सात वेग हुए। तो पहले में क्या हुआ, श्याव जीवा होगी, स्तब्ध जीवा होगी, जीवा में जाएगा ना। फिर दूसरे में कहाँ चला जाएगा बेटा, कंठ में, तो कंठ में दाह रुजा हो जाएगी, विषमाशय को प्राप्त होने पड़ेगा तो हृदय में, और शुभेग से होते जाएगा तो हृदय में वेदना होगी। भाई तीसरे वेग में त से तीसरा, त से तृतीय, त से तालुशोष, और इसमें कहा होगा अमाशय में शूल होगा, और आंखें कैसी हो जाएंगी, हरित वर्ण की शूल युक्त हो जाएंगी। फिर चौथा वेग जो आएगा तो ये कहाँ पे पेन हो जाएगी बेटा, इसमें पेन होगी पक्वाशय और अमाशय में शूल होगा। दूसरे नंबर पे हिक्का कास अंतर कुंजन होगा, और भाई सिर में गौरव होगा। फिर जब बारी आती है पांचवा वेग, पांचवें वेग में प से पांचवा, प से परभेद सर्वदोष प्रकोप, क्वेश्चन पूछा सर्वदोष प्रकोप कौन से वेग में होता है, पांचवें वेग में। और व्यापरणीय परभेद, ये सारे के सारे लक्षण मिलेंगे। और लास्ट में हमारे पास छेमा वेग जो है वो प्रज्ञा प्रणाश्च और अतिसार और स्कंद पृष्ठ कटि भंग, और साथ में सन्निरोधश्च, ये हमारे सातवें में सनिरोधश मतलब मृत्यु हो जाती है, बंदा टप जाता है। ये हमारे सातवें वेग का लक्षण है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सात वेग हमारे खत्म हुए। तो इसके आगे का जो है, इनकी चिकित्सा जो है, इनको हम कल करेंगे। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।